आज जबरदस्त घटना घट गई गाजा के पास हसार नेव इजरायली सेटलमेंट में, जब एक कैनेडियन मुस्लिम कनाडा से एक मुस्लिम आया, किसी को बिना बताए, रेजिस्टेंस तक को नहीं पता था, वो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में घुसा। मतलब ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन मतलब इजराइल के जो हसाव नेरेव, जो एक सेटलमेंट है जो नॉर्दर्न गाजा के ईस्ट में पड़ता है, वहां, और उसमें पहले भी जिसमें कांड हो चुके हैं कि स्टैबिंग ऑपरेशंस। तो आज ये जो कनाडा का सिटीजन, मुस्लिम कैनेडियन सिटीजन, ये आया, इजराइल में घुसा, और उसके बाद इसने वहीं पर उसी सेटलमेंट में चाकूबाजी की घटना में 2 आईडीएफ सोल्जर्स को और 2 सेटलर्स को घायल कर दिया और उसके बाद शहीद हो गया। अमरीश मिश्रा स्पीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जो लड़ाई है, जो हमास की और बाकी फिलिस्तीनी फैक्शंस हैं, उनकी जो एक ज़बरदस्त लड़ाई गाजा में चल रही है, ये वाकई अपने में एक नई इबारत लिख रही है और एक नई कहानी लिख रही है, जिसका अभी बहुत ही थोड़ा सा अंश हमको मालूम हुआ है। हम देखिए, आपको बताते हैं कि एक और घटना सामने आई है कि जुलाई में, मेरे ख्याल से 17 जुलाई के आसपास, एक जो स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक इजराइल का प्रिजन गार्ड, जो कि 40 साल के से ज़्यादा उम्र का था और ओफर प्रिजन में गार्ड रह चुका था कुछ महीने पहले, फिर उसने उसके बाद अपनी छुट्टी पर था, उसको एक स्टैबिंग ऑपरेशन में मार दिया गया था। अब उस गार्ड का ये नहीं पता चला था कि किसने मारा। अब वो जाके पता लगा है कि उसको मारने वाला एक महमूद इसरौर नाम का एक खुद जो कैदी रह चुका था और जिसके साथ टॉर्चर हुआ था, उसने मार दिया था। इस तरह की यह चौथी घटना है। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसमें चुन चुन के, हमने आपको बताया भी, कुछ तो रेजिस्टेंस ने चुन चुन के, जो इजरायली इस तरह के जालिम, जो खास तौर पे जिन्होंने नरसंहार किए हैं, उनको चुन चुन के मारा है। नवंबर दिसंबर में भी ये घटनाएं हुई थी, फिर जनवरी से लेके अभी जुलाई तक हुई हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कैनेडियन मुस्लिम ने की, उसका तो नाम भी नहीं पता, एक्चुअली उसका नाम नहीं पता। उसके बाद जो एक दूसरी घटना, जिसमें ये एक जो इजराइल का जो गार्ड है मारा गया, इस तरह की जो घटनाएं हैं, और जिस आज आइडेंटिटी रिवील हुई कि वो कांड किसने किया, ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। देखिए, आज इजराइल ने एक खान यूनिस में एक और मैसाकर किया, जिसमें करीब 52 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, कई घायल हैं। और उसमें क्या हुआ कि खान यूनिस में एक, उन्होंने जो पहले एक ड्रामा करते थे कि सेफ जोन है, यहां चले जाओ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, अब वो कह रहे हैं कि अनसेफ जोन है। तो अनसेफ जोन है मतलब खाली करो, और उसको अनसेफ जोन में इसके पहले कि वो खाली करें, वो बॉम्बिंग कर देते। इसी तरह से ईस्टर्न खान यूनिस में बॉम्बिंग हुई। इसके जवाब में आज देखिए अभी तक क्या होता रहा है कि जो इजरायली बॉम्बिंग होती है, जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जाते हैं, उन पर तुरंत अटैक, मतलब तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं होता है, थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स होता है। और ये रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स है, जिससे हम भी सहमत हैं। लेकिन रेजिस्टेंस ने आज इस चीज को थोड़ा सा डिविएट करते हुए, जो हवाई जहाज स्ट्राइक कर रहे थे, जिस समय स्ट्राइक कर रहे थे, उस समय उनके ऊपर सैम 7 मिसाइल छोड़ी, और उसमें दो मिसाइल थे बिल्कुल पास से गुजरी, जो उन एयरक्राफ्ट से। आप ये बताइए, दुनिया के इतिहास में हिजबुल्ला के पास तो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो पूरी तरह से केंद्रित है कि वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो है। सैम 7 मिसाइल जो है, ये भी बड़ा फॉर्मिडेबल है और ये आकाश में मार सकता है। लेकिन इसकी जो पूरी जो, मतलब कितना ये सक्सेसफुल होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये मतलब तो, लेकिन फिर भी जो वो पास से गुजरे, एक उसमें से जो हवाई जहाज है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उसको दोबारा लैंड करना पड़ा, वरना और बॉम्बिंग होती और करीब मतलब आप सोचिए 40 से 50 लोग और मारे जाते। तो दिस इज अ कॉन्क्रीट इंस्टेंस वेयर द एक्शंस ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस सेव्ड सिविलियंस, जो अपने सिविलियंस की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एक पूरी नई रणनीति फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बनाई है, इसके बारे में आप कोई, मतलब दुनिया में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। और जब दुनिया की मीडिया की बात आई, तो आपको बता दें, बीबीसी में बड़ी घटना हुई, जब बीबीसी के जो मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी बीबीसी को, और उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से
जिस तरीके से बीबीसी बाकी इवेंट्स को कवर करता है, उस तरह से उसने फिलिस्तीन को कवर नहीं किया। उसने नहीं किया। उसने जो स्टैंडर्ड जो जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं कि पहले किसी चीज को स्टडी करो, फिर उस पर काउंटर एविडेंस लाओ, फिर उसके बाद जो भी क्लेम कोई भी साइट कर रही है उसको उस पे एक थरर रिगरस इन्वेस्टिगेशन करो। इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। और एक जो इजरायली नैरेटिव है उसको इफ एंड बट्स के साथ चला दिया गया। यह बात देखिए बीबीसी के बारे में भी सही है, न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में भी सही है, वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में भी सही है, और बाकी तमाम दुनिया के अखबारों के बारे में सही है। बीच बीच में ये इजरायली एट्रोसिटीज की खबर छापते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी रेजिस्टेंस को, तुम ये बताइए कि जहां युद्ध हो रहा है, भारत को आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी में अगर अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव को आप दिखाते रहते, उनका जो वर्जन है इवेंट्स का, जलियांवाला बाग का भी, और भारत का जो भारत में लोग कह रहे हैं वो आप नहीं दिखाते, तो फिर हमको कैसा लगता? उसी तरीके से आज वहां पर यह स्थिति बन रही है कि जो इजरायली नैरेटिव है एक तरफा चलाया जा रहा है, और जो फिलिस्तीनी नैरेटिव है उसको दबाया जा रहा है। और बड़े बड़े जो पब्लिकेशन है, बड़े प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन, इवन लंदन गार्जियन जैसे पब्लिकेशन है, वो इसको नहीं कवर कर रहे हैं। इसीलिए देखिए जो हमारे जैसे चैनल की जो एक देखिए तमाम अपनी सेवाओं में रहते हुए हमने इस चीज़ को जो आपके बीच लाया है और आपका जो समर्थन मिला है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये। आपको और एक बता दें, इसमें एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स जो है वो अब से हमने एक तरीका निकाल लिया है कि हम कुछ वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंचा सके। और वो तरीका देखिए हम कल से शुरू करेंगे, और वो हम दिन में भी डालेंगे। दिन में भी हम वीडियोस उसमें हम डाल सकते हैं, मतलब दिन में करीब 1 बजे, करीब 3 बजे, या इस तरीके से करते करते कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्पेशली वॉरफेयर के जो वीडियोस हैं जिसमें एक छोटी सी कमेंट्री हम कोशिश करेंगे अपने डालने की, वरना उसमें ये होगा, मतलब उसके ऊपर एक बेसिक उसमें लिखा होगा, उसके अंदर वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट लिखा होगा कि ये किसके बारे में, और इसकी जो है ड्यूरेशन इसका 2.5-3, बहुत अगर ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो आ गया 6 मिनट का, 7 मिनट का, तो वो भी हम जारी करेंगे। लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं इसमें इसके पहले हम कोई आपको उस पर, मतलब पहले मैं बोलूँगा उसके बाद वीडियो आएगा, ऐसा नहीं होगा। सीधे वीडियो आपके पास आएगा, वीडियो में ही मेरी एक बॉक्स में मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से हमने उसको प्लान किया है। अब देखिए कल से इसको हम शुरू कर रहे हैं, और आपके बीच हम चाहते हैं, क्योंकि हम जो वीडियोज़ इस पे एक्स पे और फॉर्मली ट्विटर जो है उस पर डालते हैं तो बाकी लोग उसको उठा लेते हैं, और इस तरह के जो चैनल्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है फिलिस्तीन से, इसमें कुछ इंडिया के चैनल्स मेनली हैं, कुछ 1-2 पाकिस्तान के भी हैं, और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, अब इस पर जिनको करना है करें। हमने अपना रास्ता एक अलग निकाल लिया है। अब देखिए जो एक बात आती है कि पाकिस्तान की बात आई, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी नेतन्याहू को एक आतंकवादी आज कहा है, और कुछ एक तल्ख जो मतलब पाकिस्तान उतना मुखर अभी तक नहीं हुआ था। बांग्लादेश तो अपनी समस्याओं में फंसा है, वहाँ एक पूरा एक स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी हम देखिए आपके बीच वीडियो एक हम ज़रूर बनाएंगे। तो ये जो एक चीज़ है कि साउथ एशिया में देखिए जैसे समय बढ़ रहा है और राइट विंग फोर्सेस थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं, तो वैसे वैसे जो फिलिस्तीन का सपोर्ट बढ़ रहा है। यहाँ की आम जनता में भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, वो जो नेम प्लेट कंट्रोवर्सी थी कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी कर दिया था कि सब लोग अपने, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी दुकानदार हैं, अपने नाम लगाएं, और पूरा कम्युनल वो पूरा एक ये था। और आपको उसमें भी बताएं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो सनातन धर्म में और मेरे भी धर्मगुरु हैं, उन्होंने खुल के इसका विरोध किया और कहा कि इससे विद्वेष बढ़ता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया है योगी आदित्यनाथ के पूरी तरह से। तो देखिए ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि कैसे यहाँ जो साउथ एशिया की जो डेवलपमेंट्स हैं, मतलब फिलिस्तीन की डेवलपमेंट साउथ एशिया को प्रभावित कर रहे हैं, साउथ एशिया के डेवलपमेंट्स भी अपना धीरे धीरे इम्पैक्ट फिलिस्तीन के आंदोलन पे डाल रहे हैं। फिर देखिए हम वापस अगर ये आते हैं, वेस्ट बैंक में आज वो वीडियो रिलीज हुआ जिसमें तुलकरेम में जो पिछले कुछ दिनों में जो रेजिस्टेंस ने ऑपरेशंस किए हैं और जिस तरीके से घेर के वहाँ पर मारा है, उसके कुछ वीडियोज़ हैं।
और उन वीडियोस में आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो एक अलग तरह से एक जो वहाँ के, क्योंकि गांव ज़्यादा हैं, वहाँ खेत हैं, इस तरह के मतलब एक एक्सपेंसेस हैं, तो उन एक्सपेंसेस में जहाँ पर टनल्स नहीं हैं, जहाँ पर उस तरह की चीज़ें नहीं है, वहाँ वो किस तरह से लड़ रहे हैं। और उसमें देखिए घात लगा के पूरा चुन चुन के जो एक एक चीज़ है, जैसे खेत में इस तरह के कुछ आर्म्ड सेटलर्स जा रहे हैं, उनको निशाने पे लेना। उसके बाद व्हीकल्स में आर्म्ड सेटलर्स जा रहे हैं, उनको निशाने पे लेना। फिर आईडीएफ की जो कुछ फोर्सेस हैं वो कहीं नज़र आ रही हैं, तो उनको निशाने पे लेना और लंबी दूरी से निशाने पे लेना। गाज़ा की तरह जो एक आमने सामने की पास की लड़ाई होती है वो नहीं, लंबी दूरी की लड़ाई। हालांकि वेस्ट बैंक में भी कल हमने आपको बताया था ट्यूबस की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई हुई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। लेकिन ये जो पूरी जो इसका तुलकरेम में जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, तुलकरेम बहुत ही सेंसिटिव है। देखिए जेनिन के बाद तुलकरेम, जो अगर नॉर्थ वेस्ट बैंक में आप जाइए तो पूरा पूरा जेनिन, तुलकरेम और नाब्लस, उसी के पास ट्यूबस और कलकिलिया, और ये पूरा नॉर्थ वेस्ट बैंक है। और इनमें जो है जो काफ़ी लिबरेट हो चुका है, जेनिन लिबरेट हो चुका है, तुलकरेम लिबरेट हो चुका है। जब हम लिबरेट कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो आईडीएफ के चेक पॉइंट्स हैं वो वहाँ से मतलब उनको मार मार के भगा दिया गया, वो वापस आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कई बार कोशिश की, फेल हुई। कलकिलिया में देखिए आज फिर 2 जगह कम से कम, और जहाँ पर आईडीएफ उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि कलकिलिया में अभी भी आईडीएफ के चेक पॉइंट्स हैं, लेकिन आईडीएफ पे आज घात लगा के कम से कम 4 बार फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने वार किया। और 2 घटनाओं में दो अलग अलग घटनाओं में, 4 घटनाएं कलकिलिया में हुई, 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए जो गाज़ा में आज हुआ है उसके बारे में आपको बताएं। जो रेजिस्टेंस की तरफ से जो हमले हुए हैं, जो इजराइल ने जो बड़ा कत्लेआम किया, वो मैंने बताया आपको। रेजिस्टेंस ने कम से कम 11 ऑपरेशंस किए, और उन 11 ऑपरेशंस की जो खासियत थी कि फिर से नॉर्थ जो गाज़ा का फ्रंट खोला, और नॉर्थ गाज़ा के फ्रंट में बहुत दिनों बाद बेत लहिया, बेत हनून और इस तरह की जो जबलिया वगैरह जगह हैं, जो नेत्जरीम कॉरिडोर के भी उत्तर में है। और नेत्जरीम कॉरिडोर आप देखिए बीच में इजराइल के करीब 16% हिस्से पे कब्जा करके, मतलब आईडीएफ ने ये कहा था कि 16% का हिस्से पे कब्जा करके हमने एक लाइन बना दी है नेत्जरीम कॉरिडोर, और इसके आगे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ तक हमारा राज है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके बियॉन्ड जबलिया है, बेत हनून है, और वहाँ पर पहले से ही लड़ाई आईडीएफ ने कई बार, जब इसने मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कई बार लड़ाई वहाँ पर की, जब दोबारा आईडीएफ ने घुसने की कोशिश की जबलिया और नॉर्थ गाज़ा में, क्योंकि ये बीच में हो रहा था कि नॉर्थ गाज़ा तो जीत लिया है इसराइल ने, फिर वो साउथ गाज़ा और राफा तक पहुँच गया। लेकिन फिर पूरी की पूरी लड़ाई फिर से शुरू हुई। फिर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नॉर्थ गाज़ा पे अटैक किया, क्योंकि कभी एक्चुअली आईडीएफ जीते ही नहीं था, ये तो झूठ बोल रहे थे। और उसमें जो ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटी है हमास की, वो जस्ट की तस बरकरार थी। अब देखिए अभी क्या है, नेत्जरीम कॉरिडोर के पार जाके वहाँ पर नॉर्थ गाज़ा में आईडीएफ के जो स्टेशंस हैं, जो उन्होंने जो अपने कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, कुछ जगह जो पिकेट्स बनाए हुए हैं, कुछ चेक पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, उन पे हमला करना एक मैसेज देना था कि नेत्जरीम कॉरिडोर तुम्हारा बिल्कुल बेकार है। नेत्जरीम कॉरिडोर को हम जब चाहे भेज सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं। तो कि ये जो सारे इजराइल ने जो एक मैथोलॉजी क्रिएट की 7 अक्टूबर के बाद कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास वो हथियार है, हम इस तरह से फिलिस्तीनियों को मार सकते हैं, हम उस तरह से मार सकते हैं, वो पूरी की पूरी मैथोलॉजी चरमरा के गिर चुकी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। उसके बाद आपको बताएं कि आज फाइनली जाके चाइना में जो एक मीटिंग होनी थी सारे पैलेस्टीनियन फैक्शंस की, वो हुई, जिसमें फतेह भी आया, महमूद अब्बास के ग्रुप के लोग भी आए। और उसके बाद उनके सामने पीएफएलपी और डीएफएलपी, जो 2 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फैक्शन हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं और जिन्होंने चाइना, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना के साथ पूरी बातचीत करके उन्होंने एक पुल का काम किया, और फिर वहाँ पर मीटिंग हुई। तो उसमें उन्होंने फतह के जो फतह ने गड़बड़ियाँ की हैं उसको पूरा सामने रखा, और एक तरह से इसको इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, नहीं किया।
लेकिन आपको बता रहे हैं कि उसको उन्होंने सब कुछ सामने रखा, और फतेह के साथ भी, जो फतेह का वो हिस्सा है जो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ है, जो ये सब सही नहीं मानता जिस तरीके से महमूद अब्बास के कुछ गुंडे वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके भी एक बड़े हिस्से ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का साथ देने की कसम खाई। और इस तरह की बातें जो चाइना के उससे निकली, उसमें ये भी हुआ कि जैसे पीएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफात के समय, जिसने सारे फैक्शंस को एक यूनाइट किया हुआ था। फिर यासर अराफात की डेथ के बाद फिर महमूद अब्बास वगैरह एक दूसरी डायरेक्शन में फ़तेह को ले गए, और फिर एक दूसरी हिस्ट्री हो गई, फिर हमास का उदय हुआ और बाकी फैक्शन से भी इख्तिलाफ बढ़ते गए। तो अब एक पीएलओ टाइप एक नेशनल मूवमेंट, एक ये पैलेस्टीनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही है, और इस बार उसका नेतृत्व लेकिन वो हमास के पास रहेगा, और या पीएफएलपी के पास रहेगा। जो इस तरह के संगठन जो कि लड़े हैं इसराइल से मैदान में उतर के, उनके पास रहेगा। ये बात भी आज पीएफएलपी के स्पोक्स पर्सन और डीएफएलपी की जो एक महिला, एक वरिष्ठ महिला फिलिस्तीनी जो स्पोक्स पर्सन है उनकी, उन्होंने भी अपनी बात में इसी बात को एम्फसाइज किया। उसके बाद देखिए, जो अमेरिकन इलेक्शन में जैसे आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी प्रो इजराइल पोजीशन ले ली है, फिलिस्तीनों की, मतलब इनडायरेक्टली, सीधे नहीं, इनडायरेक्टली फिलिस्तीनियों के ऊपर एक बड़ी गाज गिरेगी, इस तरह की बात कर रहा है। यूक्रेन से युद्ध खत्म करके ईरान की तरफ मोड़ने की बात कर रहा है। तो आज उसको भी जवाब मिला। ईरान की जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया, और ईरान के जो कुछ ऐसे जो फोर्सेस हैं, स्पेशली जो IRGC है, उसने भी स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम ऐसे अमेरिका के किसी भी दुस्साहस का हम माकूल जवाब देंगे। आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि यमन में क्या हुआ। यमन में देखिए पूरी तैयारी चल रही है। यमन ने कल ही कह दिया था कि हम वापस स्ट्राइक करेंगे, और हमारी जो अब स्ट्राइक होगी वो दूसरी तरह की होगी, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली अपने लोगों की मौत को झेलने के लिए तैयार रहे। और उसने इस तरीके से उसको पूरा अपना बयान फ्रेज किया, और उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि फिर से एक पुम्बा जो शिप है अमेरिका की, उस पर अटैक किया था। उसी तरीके से आज भी यमन ने रेड सी पे 2 अमेरिकन शिप्स पे अटैक किया जो इजराइल से जुड़ी हुई थी। और उन दोनों अमेरिकन शिप्स में जो एक शिप तो वो डूबने की कगार पे, मतलब डूबना शुरू हो गई है, अब वो धीरे धीरे उसकी प्रोसेस टाइम लगेगा उसमें। यमन ने ये भी ऑफर किया, जैसे पहले भी यमन कर चुका है, कि अगर आप गाजा में कुछ रिलीफ दें, हम कह रहे हैं कि ठीक है, वॉर आप चला रहे हैं, रेजिस्टेंस के खिलाफ चलाइए, लेकिन सिविलियंस के अगेंस्ट आप मारना बंद करिए, तो हम कुछ राहत आपको देंगे। पूरी राहत नहीं देंगे, लेकिन कुछ राहत हम इस मामले में दे सकते हैं कि जो अमेरिका से जो सीधे जहाज आ रहे हैं, इजराइल से लिंक्ड भी हैं, उनको हम वार्निंग देंगे, उन पर हम फायर करेंगे, लेकिन उनको सिंक नहीं करेंगे। इस तरह की बात यमन ने कही कि लेकिन देखिए, आपकी जो जेनोसाइड की जो एक फ्रेंजी होती है वो अलग ही होता है। जैसे शराब की एक नशा, एक शराब का नशा होता है, एक बदला लेने का एक जुनून, एक आज़ादी के लिए लड़ने का जुनून होता है। वैसे ही एक जो हम ऑप्रेस्ड हैं, जो मजलूम हैं, उनको दबाने का भी एक अजीब नशा होता है। एक नरसंहार करने का भी सिविलियंस के एक अजीब नशा होता है, जो हिटलर में था, जो नेतन्याहू में है, और जो अमेरिकन में भी अब दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ है। इसीलिए देखिए, नेतन्याहू और अमेरिका, मतलब अमेरिका खासतौर पे नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहे हैं कुछ ऐसे काम करने में जो खुद अमेरिका की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, और जिसके लिए अमेरिका में स्टूडेंट मूवमेंट चल रहे हैं। अब आज आप देखिए, अमेरिका में 2 जगह, ब्राउन यूनिवर्सिटी में और सियाटल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्शन हुआ। लोग कह रहे थे स्टूडेंट एक्शन ख़त्म हो गया है, और अमेरिका में जो पूरा चुनाव हो रहे हैं वो पूरा माहौल चुनाव में हो गया है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अमेरिका में 2 एक्शंस हुए। उसके बाद इंग्लैंड में भी सरे में एल्बिट कंपनी के जो कुछ ऑफिसेज हैं, जो वहाँ की जो इंग्लैंड की कुछ फर्म्स जो उनके पार्टनर्स हैं, उनके जो इजराइल जो हथियार यूज़ करता है उनके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अटैक किया।
और सरे में तो बड़ी घटना हुई क्योंकि पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई स्टूडेंट्स की और कुछ देर तक, कुछ घंटों तक की लड़ाई चली। उसके बाद आप देखिए कि तीन या चार जगहों पर एक लगातार इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 जगह लगातार स्टूडेंट्स की स्ट्राइक हुई। आयरलैंड में जो हालांकि वहाँ पर कोई ऐसी आयरिश कंपनी नहीं है जिसका इजराइल के वेपन मैन्युफैक्चरिंग में सीधे हिस्सा है, लेकिन कुछ वहाँ पर जो इजरायली कंपनी है उन्होंने आयरलैंड में स्पेशली जो शिपिंग मैग्नेट्स हैं उन्होंने कुछ अपनी शिप्स के कंपोनेंट्स बनाने के लिए आयरलैंड में भी उन्होंने वर्कशॉप्स स्थापित किए। उन वर्कशॉप्स को बंद कराया गया। डेनमार्क में भी इसी तरीके से जो करीब 3 से 4 वर्कशॉप्स हैं जो इजरायली कंपनीज के लिए काम करती हैं उनको भी बंद कराया गया। आप देखिए पूरे विश्व में किस तरीके से ये आंदोलन फैलता चला जा रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जो हम फिर आते हैं उस पर कि जो जिस तरीके से एक इजरायली सेटलमेंट पे एक बाहर से आके एक कैनेडियन सिटीजन ने हमला किया और उसमें वहाँ पर सेटलर्स को और आईडीएफ सोल्जर्स को घायल कर दिया गया, उसको लेके फिर आज इजराइल का एक बयान भी आया और इजराइल ने कहा कि हम ऐसे कोई भी बाहरी आएगा हम उसकी सिटीजनशिप पे ध्यान नहीं देंगे, हम उसको देखते ही गोली मार देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल में वैसे ही खैर कोई जा नहीं रहा है, कोई टूरिस्ट तो जा नहीं रहे इस तरह से, लेकिन इजराइल इस तरीके से जो पूरी दुनिया को धमका सकता है, और यहाँ तक मतलब उसने यहाँ तक दबे शब्दों में ये भी कह दिया कि हम अगर कोई टूरिस्ट भी आएगा और उसने अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की तो उसको हम मार देंगे। और पहले भी इतिहास रहा है इजराइल का यूरोपियन और अमेरिकन को मारने का, बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं 2002 में, 2004 में, 2008 में, इस तरह से लगातार बड़ी घटनाएं हुई। तो इजराइल देखिए अपने एक खूंखार जो उसका तथाकथित खूंखार, हालांकि उसकी जो मतलब मुंह में ही अकड़ है क्योंकि जो उसका पेट है जो वो ऑलरेडी फाड़ा जा चुका है। आप जानते हैं उसके बारे में बहुत सारी एक हमने बातें बताई हैं और लगातार आपको बताएंगे, आने वाले दिनों में बताएंगे। और ये देखिए कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो बेसिक चीज़ों का वादा किया था कि हम अंतिम पल तक गिरेंगे नहीं, और दूसरी बात यह है कि हम लगातार अपने स्फीयर ऑफ एक्शन को बढ़ाते जाएंगे। तो उसमें देखिए आज फिर गाजा के अंदर से कम 6 इजरायली सेटलमेंट्स पे मोटर 107 मिलीमीटर गोले छोड़े गए और लगातार उनकी जो इंटेंसिटी थी वो पहले से डबल थी, और ये आईडीएफ ने खुद नोटिस की। और आईडीएफ के एक ऑफिसर का आज एक बयान भी आया और उसने कहा कि बहुत दिनों तक आईडीएफ इस तरीके से कई फ्रंट्स पे, उधर यमन मार रहा है, उधर हमास मार रहा है, हिजबुल्लाह मार रहा है, इराक मार रहा है, इस तरीके से हम कितने फ्रंट्स पे एक साथ लड़ेंगे, कब तक। और इससे जुड़ी एक अंतिम बात देखिए बड़ी महत्वपूर्ण, वो बात यह है कि वेस्ट बैंक में एक आईडीएफ ऑफिसर अरेस्ट हुआ और उस आईडीएफ ऑफिसर पे इजराइल ने आरोप लगाया कि वो 6 फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा था, उनके फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना रहा था और उनको रेजिस्टेंस ऑपरेशन के लिए हेल्प कर रहा था। और ये जो आईडीएफ ऑफिसर अरेस्ट हुआ है ये जूइश है, लेकिन ये एंटी ज़ायनिस्ट है, इसने मदद की। ये ऐसे ही देखिए अंदर से एक बड़े लेवल पे जो आईडीएफ के अंदर जो एक लंबे मतलब एक पूरा हिस्सा है जो एंटी ज़ायनिस्ट है, जूइश हैं, तब भी वो देखिए वो भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मदद कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से ही ये सिलसिला चल रहा है। बीच में जब भी ये खबर बाहर आती, क्योंकि इस तरह की खबरें ज़्यादा बाहर आती नहीं है, तब भी हमने आपको बताने की उसकी पूरी कोशिश की है। पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखिए जो एक और चीज़ जो हुई कि जिस तरह से बेलारूस का वो जो यमन के एयर स्ट्राइक में जो बेलारूस और का सिटीजन था जूइश जिसने जुल्म किए थे और जो स्नाइपर था और जिसको मार गिराया यमन ने 2000 किलोमीटर से, उसके जो वहाँ पर लोग हैं, परिजन हैं, कुछ मित्र भी हैं, वो बाहर आया। उन्होंने कहा कि जो इजरायली सोल्जर्स को इस तरीके से अगर ढूंढ के अगर ऐसे मारा जाएगा, और जैसे मैंने बताया आपको कि जो पहले किलिंग हुई थी जिसमें एक इजरायली पुलिस का जो प्रिजन गार्ड था उसकी हत्या हो गई, उसका सर कलम कर दिया, ये तो बताने में भूल गया, उसका तो सर कलम कर दिया था।
तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के हत्याएं होंगी तो ये लड़ाई कहाँ किस दिशा में जा रही है। और ये खुद इजरायलीज कह रहे हैं। और ये भी बात उन्होंने कही, उन्होंने पूछी कि भाई अगर इजराइल कायदे से युद्ध लड़ रहा होता, अपने ही देश के खिलाफ बोले कि अगर इजराइल कायदे से युद्ध लड़ रहा होता, मतलब वो एक सेना मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से वो युद्ध कर रहा होता, सिविलियंस को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मारता, या जिस तरह से प्रिजन्स में वो टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो सब नहीं करता, तो हम फिर भी एक ऐसे सिचुएशन में होते जहां युद्ध कर रहे होते। लेकिन ये जो हो रहा है अब, ये जो डर है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का, इजराइल ने सोचा था वो 40,000 50,000 सिविलियन मार देगा और पूरा आतंक फैल जाएगा। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने केवल 40 से 50 ऐसे इजरायली सोल्जर्स को और सिटीजन्स को ढूंढ ढूंढ के मारा है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के उसमें भी नहीं, जैसे जो आज की घटना मुस्लिम कैनेडियन जो सिटीजन ने की, तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उससे जो है इजरायली सोसाइटी हिली हुई है। जो इजरायली सिविल सोसाइटी है वो इस समय एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और जो उसके सपोर्ट बेस के आतंक से थर थर काँप रही है। इसी नोट में मैं आज का प्रसारण बंद करता हूं। आपको बता दें कि हम कल से वीडियोस की नई एक श्रृंखला शुरू करेंगे और जिसमें हम आपके सामने 3-3.5 मिनट की वीडियोस नए अंदाज में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।